नमस्कार, मैं नरेंद्र, सेफ्टी ऑफिसर। आज की चर्चा का विषय है कि एक्सीडेंट को कैसे रोका जा सकता है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। हम सबके मन में कई बार ये ख्याल आता है कि अधिकतर ध्यान हेलमेट, जूते पर दिया जाता है, पर क्या इन हेलमेट, जूतों से एक्सीडेंट रुक सकता है? वास्तव में देखा जाए तो ये हेलमेट, जूते, गॉगल्स ये एक्सीडेंट रोकने के लिए नहीं होते। ये एक्चुअल में एक्सीडेंट होने के बाद वर्कर्स पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो फिर एक्सीडेंट रोकने का क्या कोई उपाय नहीं है? एक्सीडेंट बिल्कुल भी ना हो उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। सिर्फ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देना ये तो अंतिम स्थिति है। जब किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट को हम नहीं रोक पा रहे तब उनको प्रोवाइड कर दिया जाए ये PPEs। लेकिन एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम जो कर सकते हैं वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल के 4 तरीके हैं। सबसे पहला है एलिमिनेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है आइसोलेशन और चौथा है बैरिकेडिंग। अब इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एलिमिनेशन मतलब क्या? एलिमिनेट कर देना खतरे को। कोई भी खतरा अगर साइट में दिख रहा है तो उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना। कोई सामान कहीं से लटक रहा है तो उसको वहाँ से हटा देना अगर वहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब ज़्यादा खतरे की कोई चीज़ है और उसको हम वहाँ से खतरे वाली जगह से नहीं हटा पा रहे हैं तो उसकी जगह कुछ कम खतरे वाला या बिना खतरे वाला कोई सामान इस प्रकार से लगा देना कि कोई व्यक्ति संपर्क में आ भी जाए तो उस पर बहुत कम प्रभाव पड़े या प्रभाव ना ही पड़े। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि क्लोरीन गैस को आजकल ओजोन गैस से रिप्लेस किया जा रहा है। क्लोरीन जो कि बहुत ही घातक गैस है, उसकी जगह ओजोन जो कंपैरेटिवली सेफ़ है उसका प्रयोग किया जाता है तो हम बड़े खतरे से बच सकते हैं। फैटल एक्सीडेंट की संख्या को कम किया जा सकता है। वैसे ही नेक्स्ट है सैंड ब्लास्टिंग की जो प्रक्रिया की जाती है, जिसमें सैंड जो है श्वास के साथ लंग्स में जाकर के बहुत प्रकार के डिसीज़ पैदा कर सकता है तो उसकी जगह शॉर्ट ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे इस प्रकार से प्रक्रिया को परिवर्तित करके या किसी आइटम को परिवर्तित करके या मशीन को बदल करके इस प्रकार से हम अपने वर्कर्स को सेफ कर सकते हैं। तीसरा है इसमें आइसोलेशन, मतलब खतरे को किसी बंद कक्ष में या पिंजरे में बंद कर देना ताकि कोई भी व्यक्ति उसके आसपास गुजरे तो उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़ पाए या खतरे की चपेट में ना आ पाए। वैसे ही चौथा है बैरिकेडिंग, मतलब कोई भी व्यक्ति उसके पास भी ना जा सके इस प्रकार से व्यवस्था कर देना। अब इसको हम एक और बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर खतरे को हम शेर की तरह माने और शेर से एक व्यक्ति को बचाना है, ये मानते हैं कि व्यक्ति को उस जगह से गुजरना ज़रूरी है लेकिन वहाँ पे शेर का खतरा है, शेर उसको खा सकता है, घायल कर सकता है। तो किस प्रकार से बचाया जा सकता है उस व्यक्ति को, उस रास्ते से गुजरने वाले उस व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को किसी शेर से? सबसे पहला तो शेर को मार डाला जाए, ख़त्म कर दिया जाए तो वो व्यक्ति आसानी से उस रास्ते से सुरक्षित गुजर सकता है। दूसरा, अगर उस शेर को वहाँ से हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा जानवर ले आएँ जो मांसाहारी ना हो, जैसे या सामान्य तौर पर कि छोटा जानवर जो कि आदमियों के लिए नुकसानदेह ना हो, जैसे कुत्ता ला दिया जाए तो या गाय ला दिया जाए तो क्या होगा कि वो व्यक्ति की जान बच जाएगी। तीसरा, एक और काम हम कर सकते हैं कि शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति उसके बगल से गुजर सकता है। वैसे ही चौथा हम कर सकते हैं बैरिकेडिंग, मतलब आसपास भी ना जा सके ऐसी व्यवस्था करना। जैसे कि चिड़ियाघर में देखते हैं शेर का जो रहने का स्थान होता है, जो दर्शकों के देखने के स्थान से काफ़ी दूर होता है, चारों तरफ से दीवारें होती है
और पानी की खाई खोदी गई होती है और उसके बीच में एक टापू सा बना करके फिर वहाँ शेर के रहने की गुफा इत्यादि व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार से भी हम शेर से व्यक्तियों को बचा सकते हैं। तो वैसे ही ये चारों चीज़ों को इस्तेमाल करके हम खतरों से व्यक्तियों को बचा सकते हैं। ये तो हुआ पहला इंजीनियरिंग कंट्रोल की बात। अब एक और काम हम कर सकते हैं, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। मतलब कि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से काम ना कर पाए या अपनी कोई गलती से एक्सीडेंट को इनिशिएट ना कर दे, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया जाता है, जिसमें सबसे पहला चरण होता है सिलेक्शन। मतलब व्यक्तियों को चयन करके लेना कि क्या वो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, फिज़िकल फिटनेस, मेंटल एबिलिटी उनकी है उस काम को करने के लायक, तभी उसको लिया जाए। इस प्रकार से पहला चरण होता है। दूसरा होता है ट्रेनिंग। उपयुक्त व्यक्ति को लेने के बाद उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि उस पर्टिकुलर काम में या उस पर्टिकुलर संयंत्र में क्या क्या खतरे हो सकते हैं, कैसे बचा जाएगा, क्या क्या काम होगा, कैसे करना है इत्यादि पूरी जानकारी उसको मिल जाता है, तो भी वो खतरों से बच सकता है। तीसरा एक और चरण होता है, वो होता है इंस्ट्रक्शन। जहाँ पे भी वो काम में जाता है तो उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिले। वहाँ पर चाहे डिस्प्ले बोर्ड्स के माध्यम से तो मिलना ही चाहिए, उसके अलावा प्रतिदिन उसको टूल बॉक्स टॉक के माध्यम से भी इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो भी वो खतरों से बच जाता है। और चौथा स्टेज इसमें देखा जाए तो सुपरविज़न। कोई भी व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति है, वो अपने आप काम करने कहीं भी चले जाए ऐसा नहीं, उसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस्ड वर्कर ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो देख सके कि व्यक्ति कुछ सीख पाया है अब तक या नहीं। अगर वो गलत तरीके से काम कर रहा है तो उसको टोके, रोके, सिखाए, समझाए। फिर नेक्स्ट होता है डिसिप्लिन। उसको डिसिप्लिन में रखना। अगर वो कुछ गलत काम में इन्वॉल्व होते नज़र आता है, गलत तरीके से काम करते नज़र आता है, तो उसको डांटा जाए, उसको समझाया जाए, उसके खिलाफ़ कुछ छोटा मोटा एक्शन भी लिया जा सकता है, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत आ सकता है। इसके अलावा और भी हम कुछ कर सकते हैं, वो मोटिवेशन। उनको मोटिवेट किया जाए कि सेफ्टी से काम करने से क्या फ़ायदा होगा। उसको कुछ रिकॉग्निशन के द्वारा, कुछ अवार्ड्स के द्वारा, जो कि अच्छे काम या सेफ्टी के नियमों का पालन करते हुए काम करते हैं, उनको किसी भी तरीके से हर साइट वाले उसको मोटिवेट रखें, उसके नाम को फेमस बनाएं, उसको कहीं डिस्प्ले बोर्ड में या मैगजीन्स में उनका नाम जाए। इस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जा सकता है। और एक कर सकते हैं, वो होता है पार्टिसिपेशन। अधिक से अधिक वर्कर्स या हर वर्कर को सेफ्टी की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए भी प्रेरित किया जाए। चाहे वो जो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा डिफरेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसके वहाँ पार्टिसिपेट कराया जाए। सेफ्टी कमेटी बनाया जाता है, उसमें भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो उसके माध्यम से भी उसमें अवेयरनेस का लेवल और हाई होता है। और किसी भी प्रकार के डिसीजन मेकिंग, आपको लगता है कि प्लांट में या पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में कोई समस्या है, तो उसको चर्चा करने के लिए उनको इनवाइट करें और उसके साथ भी बातचीत करके उसके भी व्यूज़ लें। इस प्रकार से सहभागिता जब वर्कर्स को मिलता है, तो भी वो एक्सीडेंट्स को बिल्कुल दूर करने में आपका तन मन से सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से पहला जो था इंजीनियरिंग कंट्रोल, जो कि अनसेफ कंडीशंस को हटाने के लिए काम करता है। दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो कि अनसेफ एक्ट्स को हटाने के लिए काम करता है। अब कई बार होता है कि 1-8% चांस इसके बाद भी अगर बनते हैं कि अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट हम पूरा प्रयास करके भी नहीं हटा पाए, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट की संभावना है, 0.1% ही क्यों ना सही, तो वर्कर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दे दिए जाते हैं, ताकि अगर कभी एक्सीडेंट हो तो उनको बहुत ही कम चोट आए या चोट आ ही ना पाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन तीनों चरणों के पूरे इस्तेमाल से ही वर्कर को हम पूर्णतया सुरक्षित रख सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और अपने कमेंट्स भी हम तक ज़रूर पहुंचाएं, और अपने मित्रों को और सबऑर्डिनेट्स को भी इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि वे भी सुरक्षा में अधिक से अधिक योगदान दे सकें। धन्यवाद।